वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। जो है आप जानते हैं कि 14 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट डे है और 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जो है जन्म दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता, पहला टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। दूसरा है अंबाजी संगमरमर के बारे में बात करेंगे, क्या है इसके सारी चीजों पे बात करेंगे। तीसरा है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हरियाणा में हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो ये आज हमारे मेन टॉपिक है और इस पर जो है हम लोग को चर्चा परिचर्चा करना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वह है जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता। आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं, तो दो ग्रुप थे। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देखो बेटा, दो ग्रुप थे। एक था उग्रवाद और एक था बेटा उदारवाद। उग्रवाद जो था जिसमें तीन लोगों का नाम आता है, लाल बाल पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। दूसरा है बाल, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। ये आते हैं पंजाब से। ये कहां से आते हैं बेटा? पंजाब से। ये कहां से आते हैं? ये आते हैं महाराष्ट्र से। और तीसरा जो है वह है कौन बेटा? तीसरा है बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल। और ये आते हैं कहां से बेटा? कोलकाता से। तो ये तीनों लोग का क्या था? ये तीनों उग्रवाद से संबंध इनका था, मतलब एग्रेसिव रहते थे। बात समझ में आया? और ये उदारवादी जो थे, जो लिबरल लोग थे, वो कहते थे कि हमको जो आजादी चाहिए, वैसे आजादी तो दोनों को चाहिए, लेकिन इनका मेन उद्देश्य ये था कि भैया हम जो है संवैधानिक तरीके से आजादी चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से रिफॉर्म चाहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, अंदर जाएंगे, फिर जाके वहां रिफॉर्म करते हैं। और इनका कहना है कि भैया हम अंग्रेजों से याचना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अंग्रेजों से लड़ के लेंगे आजादी। एक तरह से ये समझिए, दोनों का मेन उद्देश्य क्या था? दोनों का मेन उद्देश्य, चाहे उदारवाद हो चाहे उग्रवाद हो, देश को आजाद कराना। दोनों का मुख्य उद्देश्य था देश को आजाद कराना। अब समझिएगा बात को एक एक। देश को आजाद कराना, देश को क्या करना? देश को आजाद कराना। कोई भी चीज पढ़ने के पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर जानना चाहिए, ठीक है? तो आपने देखा दो ग्रुप हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी, आप चूंकि हम टॉपिक पे आते हैं, चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी की जो है उनके बारे में आप सभी जानते भी हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर को हुआ था। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। 14 नवंबर जो इस बार 2025 चला, और इनका जन्म जो हुआ था, बेसिकली अगर देखें आप, तो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1989 को। तो इस बार जो है अगर कहा जाए तो इनकी जो जयंती थी, 125वीं जयंती मनाया गया, 125वीं जयंती ये मनाई गई है। और इन्हें श्रद्धांजलि भी दिया गया। इनका जन्म जो हुआ था 1889 में, जैसे मैंने कहा कि जन्म जो हुआ था वो 1889 में हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं 1989 और यहां लिख देता हूं 2025। अच्छा, जन्म स्थान कहां पर है? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इसे हम प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज को हम त्रिवेणी भी कहते हैं, प्रयागराज को हम संगम भी कहते हैं। तीन नदियों का संगम है जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, इसे संगम भी कहते हैं, ठीक है? और इनके पिताजी का नाम जो था वो मोतीलाल नेहरू था, ठीक है? पिता का नाम क्या है इनके? तो मोतीलाल नेहरू, आप जानते हैं, काफी बड़ा नाम, ठीक है? और आज हम बड़ी बड़ी बातें करते जो है, भाई इस देश को आईआईटी देने वाले, इस देश को एम्स देने वाले, और जो प्रोग्रेसिव सोच के जो व्यक्ति थे, जो लोग, वो व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनकी माता का नाम जो था स्वरूप रानी नेहरू था। लिख लीजिए, माता का नाम स्वरूप रानी, रानी
नेहरू था। ठीक है? इनका जो शिक्षा चूँकि घर पर हुआ था, उसके बाद ये लंदन चले गए थे। लंदन में एक हैरो कॉलेज है, स्कूल है, वहीं पर गए। उसके बाद कैम्ब्रिज भी गए। ये चूँकि पश्चिमी विचारों और वहाँ के विज्ञान, तर्कवाद का इन पर विशेष गहरा प्रभाव पड़ा था और लगातार इनके अंदर एक चाव थी। देखिए, गांधी जी और नेहरू जी 2 लोग थे। शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, चूँकि नेहरू जी को गांधी जी का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है और गांधी जी के विचार और नेहरू जी के जो विचार अगर आप देखें, तो नेहरू जी हमेशा औद्योगिक की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योग की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, लघु उद्योग की बात करते हैं। आप ये समझिए, क्योंकि गांधी जी मशीनीकरण के सख्त खिलाफ थे। उन कहते थे गांधी जी कि अगर इस देश में मशीनीकरण होगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मान लो कोई मशीन है, एक मशीन एक दिन में एक बटन क्लिक करो तो पता चलता है 2000 कपड़े तैयार करता है। 2000 कपड़े। अब बताओ, मशीन आने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोनों की जरूरत है समाज में। इसके बाद आप देखेंगे, जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद अगर आप देखें, तो उस समय जब देश आजाद हुआ तो हम लोग की भुखमरी की स्थिति थी। पता ही नहीं चला, लेकिन हरित क्रांति हुआ, चीजें हुई, धीरे धीरे हम आगे बढ़े और वहां से लेकर यहां तक आने में ना जाने कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी है, क्योंकि पश्चिमी विचारों से प्रेरित थे। और लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिमी पूरा थे। वो तर्कवाद पे भरोसा रखते हैं, वो विज्ञान पे भरोसा रखते हैं, वो इनोवेशन पे भरोसा रखते हैं। एक दूरदर्शी जो व्यक्ति होता है, उसका विजन होता है। उस विजन को लेकर चलने वाले व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इनका जो मृत्यु हो गया, जन्म तो हो गया, इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। मृत्यु 27 मई 1964 को। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और लगातार 3 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। 1910 के दशक की बात अगर करें, तो 1910 के दशक में ये राजनीति में एंट्री करते हैं। 10 के दशक में राजनीति में एंट्री करते हैं। और आप जानते हैं कि गांधी जी का भी जो भारत में लोकार्पण हुआ था, भारत में जब उनकी एंट्री हुई थी गांधी जी की, वो 1915 में हुई। उनकी जो राजनीतिक यात्रा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि गांधी जी जब इस देश में आए, चूंकि 9 जनवरी को आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी हैं, इनके गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब समझिएगा बात को, मैं दोनों में डिफरेंस समझा दे रहा हूं आपको, हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं मैं। और इनके गुरु हैं महादेव गोविंद नाडे। समझिएगा बात को, ये गुरु। गांधी जी जब इस देश में आए और जब साउथ अफ्रीका में थे, तो इनका प्रचार प्रसार भारत में इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और गांधी जी जब आए तो अपने गुरु के कहने पर ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े। 1915 से 1917 तक जो है, ये भारत भ्रमण पे गांधी जी निकल गए। लेकिन नेहरू जी की बात 1910 के दशक में इनकी एंट्री होती है। और आप जानते हैं कि 1915 से लेकर 1947 तक की जितनी भी राजनीति है, वो गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ये क्या किए, आते ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। क्लियर है सबको? तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसके बाद इनकी जो मुख्य भूमिका की पॉइंट लिखिए। 1919 में आप जानते हैं कि इस देश में जलियांवाला हुआ। क्या हुआ? जलियांवाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद राजनीति में सक्रिय भागीदारी इन्होंने दिया था। 1920 से लेकर 22 सहयोग असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। असहयोग में भाग, जलियांवाला से सक्रिय
राजनीति की तरफ पदार्पण, सक्रिय एक्टिव राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। और 22 के बाद आप जानते हैं कि 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंटरनेशनल कांग्रेस में जो है, ब्रुसलेस भारत का प्रतिनिधित्व किया। ब्रुसलेस गए और भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आप जानते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1929 में एक नारा दिया था, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा क्लियर है। और 1930 से लेकर 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार हो गए। और नेहरू का चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है, उनकी राजनीतिक हो चाहे वैचारिक हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका प्रभाव खूब पड़ा। ये कहानी जो बता रहा हूं वो चाचा नेहरू की कहानी बता रहा हूं, लिख लीजिए इतना। ये वही व्यक्ति हैं जब देश आजाद हुआ तो देश के प्रधानमंत्री बने। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे नैम कहते हैं, नैम के संस्थापक सदस्यों में से ये शामिल हुए। इन्होंने पंचशील सिद्धांत का समर्थन भी किया। और ये वही व्यक्ति हैं जो इस देश को आईआईटी, एम्स, सीएसआईआर, डीआरडीओ, यहां तक कि बेटा जैसी जितनी संस्थाएं संस्थानों की स्थापना किया इन्होंने। बच्चों से विशेष लगाव था, इसीलिए ये 14 नवंबर की शुरुआत की गई और चाचा नेहरू के नाम से उनको जाना गया। ठीक है, तो ये छोटी चीजें आपको लग रही होंगी कि सर क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण बेटा उपलब्धि है। और भी लिख लीजिए, तो लिख लीजिए एम्स देने वाले, डीआरडीओ की स्थापना करने वाले, आईआईटी की स्थापना करने वाले की स्थापना इन्होंने किया। क्या किया? इसकी स्थापना किया। ये वही व्यक्ति है नए गुट निरपेक्ष आंदोलन, संस्थापक सदस्य, सदस्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाया। लिख लो, एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाया। क्लियर है सबको? बच्चों से विशेष लगाव के कारण ही इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना गया। और ये सारी चीजें आप सभी इनकी जानते हैं। इनकी आलोचनाएं भी होती हैं। जो चीन का युद्ध हुआ था भारत के साथ 1962 में, हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। जनसंख्या वृद्धि पे इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। फिर भी जो भी चीजें थी, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति के इतिहास में इस व्यक्ति को नकारा नहीं जा सकता। इस व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ जवाहरलाल नेहरू जी का। चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विदेश नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य, आईआईटी, डीआरडीओ, जितने भी एम्स हुए, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं आप देखेंगे, भांगल नांगल परियोजना को देने वाले, मतलब सॉरी भाखड़ा नांगल परियोजना को देने वाले, उस व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इतना मजाक थोड़े, आज कुछ भी लोग कह के निकल जाते हैं, लेकिन सोचिए जिस समय हम लोग के पास खाने के लिए न थे, वहां से लेकर यहां तक जो आज हम देख रहे हैं, किसकी देन है? शुरुआत तो उन्होंने ही किया। तो इस बीच में ना पढ़िए कि भाई क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, लेकिन सच्चाई जो थी वो मैंने आपको दिखाया।
अगला हम बात करेंगे बेटा अंबाजी संगमरमर के बारे में। चलिए बात करते हैं अंबाजी संगमरमर के बारे में। अब ये अंबाजी संगमरमर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या अंबाजी संगमरमर जो है, क्या आप लोग को ध्यान से दिख रहा है? अंबाजी संगमरमर अगर आप देखें, जो अंबाजी संगमरमर है बेटा, अभी हाल ही में ये चूंकि अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी मैं एक दिन पढ़ाया था जीआई टैग के बारे में। और ये शक्तिपीठ भी है अंबाजी, जो गुजरात में है और गुजरात का एक तीर्थस्थल भी है और शक्तिपीठ भी है। इसको अभी जीआई टैग मिला। क्या मिला बेटा? जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जिसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं। क्योंकि जीआई टैग के बारे में मैंने सारा पढ़ाया था कि जीआई टैग उस उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक जगह पर पाया जाता है और उसको पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर जो पाया जाता है उसको जीआई टैग दिया जाता है। यह टैग इस उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़ी उसकी जो गुणवत्ता है उसको वो मान्यता देता है। और जाहिर सी बात है, जब इसका डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी होगा। तो अंबाजी संगमरमर के बारे में बेटा लिखिए। अंबाजी जो संगमरमर है इसके बारे में लिखिए। अंबाजी संगमरमर कहां पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है, ये क्या है? तो बेटा ये अंबाजी जो संगमरमर है ना, ये आपका क्योंकि प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है, बेसिकली अंबाजी प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है और तो और शक्तिपीठ भी है। ये क्या है? अंबाजी शक्तिपीठ भी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लिख लो, मंत्रालय द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग बेटा प्रदान किया जाता है। जीआई टैग जो है, जो भौगोलिक संकेतक है बेटा, यह विशिष्ट उत्पाद को दिया जाता है। जो जीआई टैग है किसी विशिष्ट उत्पाद को जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 प्रश्न तो यहीं से बन गया। लिख लीजिए पहले, इतना इतना लिखिए। भारत की स्थिति अभी की अगर हम बात करें तो 600 से ज्यादा 600 प्लस जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से गुजरात से सिर्फ, चूंकि ये भी गुजरात का ये अंबाजी, गुजरात से अगर बात करें तो 25 उत्पाद इसमें शामिल है। तो लिखिए, भारत में जीआई टैग की संख्या लिखिए 600 प्लस, गुजरात से 25 प्लस, 25 प्लस। और तो और जैसे कच्छ की कढ़ाई है, एग्जांपल लिख लो, कच्छ की कढ़ाई, यहां तक कि नवसारी के अमाल सिकू, नवसारी एक जिला है बेटा, सबको ऑलरेडी जीआई टैग पहले ही मिल चुका है। हर चोला भी है, हर चोला, इन सभी को जीआई टैग मिल गया है। क्या मिल गया है? जीआई टैग। लिखो, इन सबको बेटा जीआई टैग मिल गया है।
अंबाजी संगमरमर की क्या विशेषता होती है कि ये जो इसकी चमक बड़ी तगड़ी होती है, इसकी सफेदी बड़ी साफ होती है और ये टिकाऊपन भी इसमें होता है। इसमें उच्च लेवल के कैल्शियम सामग्री इसमें होता है और जो माउंट आबू है कि दिलवाड़ा जलमंदिरों में भी इसे प्रयुक्त किया गया है। ये जो संगमरमर है, जैसे राजस्थान में एक जगह है मकराना और ताजमहल मकराना के संगमरमर से ही दिखा है, उसी तरह ये जो संगमरमर है ताजमहल की तुलना में अत्यधिक टिकाऊ लगता है, क्योंकि ताजमहल का जो निर्माण किया गया था वो मकराना के संगमरमर से किया गया था, जबकि दिलवाड़ा जैन मंदिर में लगे जो अंबाजी संगमरमर की शुद्धता अभी भी वैसी ही बनी हुई है। ठीक है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहा जाए तो अमेरिका हुआ चाहे इंग्लैंड हुआ, वहां के जितने भी मंदिर बने हैं उसमें सभी यही संगमरमर अंबाजी प्रयुक्त हुआ है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि मैंने कहा शक्तिपीठ, क्योंकि अंबाजी जो है शक्तिपीठ से जुड़ा होने के कारण इसे धार्मिक निर्माणों में भी प्राथमिकता दी जाती है। समझ में आया? तो ये भी बात आपको इसमें इंक्लूड करते हुए बेटा चलना है। तो लिख लीजिए अंबाजी संगमरमर विशेषताएं लिखिए। पहला पहला विशेषताएं लिखिए कि यह इसमें सफेदी व टिकाऊपन होता है। टिकाऊपन है, सफेदी है, शुद्ध है और कैल्शियम सामग्री भी होता है। दूसरा लिखिए कैल्शियम सामग्री भी होता है। तीसरा, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर में प्रयुक्त किया गया है। लिखिए ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो मैंने कहा कि अमेरिका हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, लिखिए अमेरिका हुआ, न्यूजीलैंड, जितने भी मंदिर अभी हाल ही में बने हैं, अभी हाल ही में जितने मंदिर बने हैं उसमें प्रयुक्त होता है। क्लियर है? बात समझ में आया? इसका आध्यात्मिक भी जो है महत्व है। और डिमांड बढ़ती जा रही है लगातार। इसे धार्मिक निर्माणों में भी प्राथमिकता दी जा रही है। लिखो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो कम से कम मेंस लेवल का भी लिखें आप। ठीक है बेटा, लिख लो इसको, फटाफट लिखिए। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। तो आइए जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, पर्यावरण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो जर्मन वाच एक संस्था है और जर्मनी के जो बान स्थित जो प्रमुख पर्यावरण एवं विकास संगठन के द्वारा बेटा इसे जारी किया जाता है। तो सबसे पहले जारीकर्ता कौन है? लिखिए जारीकर्ता, इशूड बाई, जारीकर्ता जर्मन वाच संस्था, संस्था। और ये संस्था क्या करती है बेटा? प्रमुख पर्यावरण एवं विकास संगठन पे काम करती है। काम
संगठन। पहला पॉइंट। बड़ी समस्याएं देखने को मिली है कि आज जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट की वजह से तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। 30 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा कहा जाए तो मौसम का प्रभाव पड़ा है सबसे ज्यादा। तो ये क्या करती है, क्लाइमेट यानी कि मौसम पर ध्यान देती है। लिख लीजिए पहले इतना कि ये मौसम पर ध्यान देती है बेटा। सबसे ज्यादा जो प्रभावित अगर देश है, जिसमें म्यांमार है, होंडुरास है, अगर 1995 से लगाए 2024 तक का देखा जाए, मान लो, तो कई सारे देश प्रभावित देश लिख लीजिए। कौन कौन से प्रभावित देश है इससे? जैसे मैंने कहा कि म्यांमार है, रागुन जिसे कहते हैं, यागुन कहते हैं, पहले गाना चलता था मेरे पिया गए रंगून। होंडुरास लिखो, होंडुरास। ये सब देश ज्यादा प्रभावित है। ठीक है। वर्ष 2024 की बात करोगे, एक देश है, उस देश का नाम है ग्रेनेडा। ग्रेनेडा, ग्रेनेडा एक देश है, वो भी बेटा इससे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लिख लीजिए। भारत का जो देखा जाए क्लाइमेट में 9वां स्थान है। क्लाइमेट की स्थिति में भारत का 9वां स्थान है। और यहां तक कि लगातार आने वाली जो बाढ़ है, भीषण चक्रवात है, लिख लो, लगातार आने वाली बाढ़, भीषण चक्रवात, ये क्या कर रही है? समय समय पर सूखा आ रहा है। लिखिए, सब इसको लगातार बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखो भैया, पहला विश्व युद्ध तो नहीं देखा किसी ने। आजकल एक शब्द आ रहा है हीट वेव, यानी कि अत्यधिक गर्मी की लहरें। लिख लो, हीट वेव, हीट है, ऐसे लिखिए, हीट वेव, अत्यधिक गर्मी की लहरें सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। क्लियर है? नुकसान कर रहे हैं आजकल। तो ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए। लिख लीजिए, आजकल कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है तो कहीं कुछ है। बात समझ में आया सभी को? ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। चलिए, अगला है टॉपिक जो है बेटा, उस टॉपिक का नाम है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। महाभारत का युद्ध कहां हुआ? तो महाभारत का युद्ध हुआ था हरियाणा में। और हरियाणा में इस बार 10वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आरंभ हो गया है। ये 15 नवंबर से लेकर, ये 15 नवंबर से लेकर अगर कहा जाए तो 5 दिसंबर तक आयोजित होगा। 5 दिसंबर, 20 दिन का कार्यक्रम है, 20 डेज का, याद रखिएगा, 20 दिन का कार्यक्रम, 20 दिन का कार्यक्रम। और कहां हो रहा है? हरियाणा में, हरियाणा। 10वां है ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। बात समझ में आया? 3 सप्ताह तक चलेगा और ये आध्यात्मिकता और संस्कृति का उत्सव है। हालांकि कुरुक्षेत्र में होगा, और महाभारत की लड़ाई कहां हुई थी बेटा? कुरुक्षेत्र में हुई थी। देश विदेश से श्रद्धालु हुए, विद्वान हुए, पर्यटक इसमें भाग ले रहे हैं। और एक बार फिर जो हरियाणा है,
कुरुक्षेत्र एक बार फिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जगमगा उठा। प्रधानमंत्री चूंकि 25 नवंबर को इसमें भाग लेंगे, 25 नवंबर को पीएम भाग लेंगे, 25 नवंबर को बेटा पीएम भाग लेंगे। और इस वर्ष क्योंकि मध्य प्रदेश जो राज्य है, उस मध्य प्रदेश को सहभागी राज्य के रूप में चुना गया है। लिख लो, मध्य प्रदेश को, एमपी को सहभागी राज्य के रूप में चुना गया है, चुना गया है। 15 से लेकर, मैंने अभी भी कहा 15 नवंबर से लेकर आपका 5 दिसंबर तक चलेगा। राज्य अपने लोक संगीत, हस्तशिल्प, व्यंजनों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर प्रस्तुत करता है। यह भी बात लिखिएगा। राज्य क्या करता है? आध्यात्म से, ये सारी चीजें लिखिएगा। राज्य क्या करता है बेटा? आध्यात्मिकता से, लोक संगीत से, हस्तशिल्प से क्या करता है, और व्यंजनों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें जो है इस बार 51 देशों के प्रतिनिधि, 51 देशों के प्रतिनिधि इस वर्ष इसमें भाग ले रहे हैं। लिख लो, 51 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। क्लियर है सबको? तो ये भी बात अब इसमें लिखना है। ठीक, तो जितने भी टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ठीक है, लिख लीजिए। ये पढ़ा दिया मैंने, क्लाइमेट के बारे में हमने चर्चा कर लिया, जारीकर्ता कौन है बता ही दिया। इसके साथ साथ जो है हमने जितना भी डिटेल था जीआई से या अंबारी से लेकर इस संगमरमर के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, और खास करके हमने जवाहरलाल नेहरू जी पे भी हमने आपसे चर्चा परिचर्चा किया। तो आइए देखिए प्रश्न कैसे आपसे यूपीएससी में इससे रिलेटेड जो पढ़ाता हूं, इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित दक्षिण देशों की वैधता को उजागर करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार करते हैं, पहला है बेटा कि वैश्विक दक्षिण के देशों में आर्थिक क्षति का अनुपात विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक होता है। दूसरा, जलवायु जनित आपदाओं का प्रभाव इन देशों में अनुकूलन क्षमता की अधिकता के बराबर क्या होता है? कम होता है। तीसरा है, जलवायु जोखिम सूचकांक लगातार यह दर्शाता है कि निम्न आय वाले राष्ट्र चरम मौसम से अधिक प्रभावित होते हैं। और पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन दिया है, 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 1 2 3। अब बताइए, क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर मुझे दीजिए। तो ये यूपीएससी लेवल का, प्रॉपर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है बेटा। लिखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट सब लोग आंसर दीजिए। बताइए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो। पहले क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ो। पहला लिखा है कि वैश्विक दक्षिण के देशों में आर्थिक क्षति का अनुपात विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक होता है। क्या यह बात सही है?
तो कम संसाधन वाले देशों में जीडीपी की तुलना में क्षति का अनुपात क्या होता है? अनुपात अधिक होता है। तो एकदम ये बात तो एकदम सही है। जब एक सही हो गया तो ये तो वैसे गलत हो गया। दूसरा, जलवायु जनित आपदाओं का प्रभाव इन देशों में अनुकूलन क्षमता की अधिकारिता के कारण कम होता है। कम होता है लेकिन प्रभाव तो अधिक होता है, तो ये तो हो जाएगा गलत। दूसरा दूसरा हो गया गलत, तो दूसरे को काट दो गलत। चलो तो दूसरे को काट दो गलत, यानी कि ये भी पॉइंट गलत हो गया। और जाहिर सी बात है दूसरा ऑलरेडी गलत है। तीसरा देखते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक लगातार यह दर्शाता है कि निम्न आय वाले राष्ट्र चरम मौसम से अधिक प्रभावित होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ही सही है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही जवाब पहला ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जर्मन वाच की रिपोर्ट दर्शाती है कि लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम वाले जो देश हैं अधिक इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा भी सही हो जाएगा और पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी और जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड हमने एक प्रश्न आपको दिया। कल हम जब आएंगे तो और भी इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे और आप उसका आंसर अच्छे से देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, फॉलो कीजिए और चीजों को बढ़िया से करने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि लगातार जो है इससे प्रश्न जो है जितने भी टॉपिक हैं, अगर अंबारी के बारे में आज मैंने पढ़ाया तो थोड़ा सा अंबारी के बारे में गूगल पे भी सर्च करना। मैंने कहा अंबारी संगमरमर जो है, आज जितनी भी मंदिरें बन रही हैं देश विदेश में, कहीं ना कहीं उसका जब संगमरमर यूज हो रहा है और चूंकि धार्मिक जगह पर है तो आध्यात्म के क्षेत्र में, या अगर मैं ये कहूं कि लोगों का एक विशेष जुड़ाव होते जा रहा है। जैसे ताजमहल जो बना वो मकराना से बना, आज दिलवाड़ा जैन मंदिर जो बना है वो अंबारी के संगमरमर से बना है। आज भी अपनी खूबसूरती को बनाए हुए है, आज भी अपनी चमक को, सुंदरता को वो बनाए हुए। ठीक है, ताजमहल भी बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी चमक आज भी वैसी बरकरार है अंबारी संगमरमर का। तो ये डिफरेंस बिटवीन अंबारी एंड मकराना संगमरमर, तो ये चीजें देखिएगा और थोड़ा सा रिसर्च किया कीजिए। और आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे मैं करंट अफेयर आपको लेकर आऊंगा। कोशिश कीजिए कि जो चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे जलवायु जोखिम सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल प्रश्न आपके इन्वायरमेंट को अपडेट करके यानी करंट के साथ जोड़ के जो है आपसे परीक्षा में पूछा जाता हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो A+ पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।